ऐसे ही एक न्यूज़ सोनू निगम ने अपने डेली व्लॉग में अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे शेयर किए, आप वो वीडियो देख सकते हो वहाँ पे जाके। ओके, उनके ब्रदर इन लॉ की, जो कि 42-43 ईयर्स के थे, वैक्सीन का फर्स्ट जैब कंप्लीट करने के बाद अचानक से डेथ। वैक्सीन ले तो प्रॉब्लम, ना ले तो और भी प्रॉब्लम, समझ में नहीं आ रहा। ये सारी कंडीशंस ऐसे बन गई है जैसे मराठी में एक फ्रेज है, ये सारी कंडीशंस एक कुत्ते के बराबर है और धरलं तर चावतंय, सोडलं तर पळतंय। यानी कि ये एक ऐसा कुत्ता है जिसको पकड़ने जाओ तो वो काट रहा है, छोड़ दूँ तो भाग रहा है। एनीवेज, सभी को सब कुछ पता है। ये वीडियो एक एजुकेशनल वीडियो होने वाला है। मैं साइंटिफिक तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए और क्या ज़रूरी है, हम सब लोग मिलके क्या कर सकते हैं। ओके, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। इस वीडियो का पॉजिटिव पार्ट मैं यूट्यूब पे अपलोड करूँगा और यहाँ इंस्टाग्राम पे पूरी तरीके से अनसेंसर्ड वीडियो रहेगा। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। यूट्यूब चैनल का नाम है ड्रग डैडी। वहाँ पे पॉजिटिव कंटेंट सिर्फ इसलिए अपलोड करना पड़ता है क्योंकि वैसे उसकी पॉलिसीज स्ट्रिक्ट है पैंडेमिक और कोरोना वायरस को लेके। थोड़ा भी निगेटिव कंटेंट यूट्यूब अगर ट्रेस कर लेता है तो आइदर वो कंटेंट डिलीट होता है, चैनल को कम्युनिटी स्ट्राइक आ सकती है, चैनल टर्मिनेट हो सकता है, एन नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़ आर देयर। इसलिए मैं वहाँ पे रिस्क नहीं लेना चाहता। ये सारा वीडियो, पूरा वीडियो, अनसेंसर्ड वीडियो मैं अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे अपलोड करूँगा और ये वीडियो पूरी तरीके से साइंटिफिक रखने की कोशिश करूँगा, एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन समझ में आ जाए, एक अच्छे तरीके से रिफ्रेशर मिल जाए। और कहीं पे भी मैं किसी के रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट नहीं करूँगा, मैं कोशिश करूँगा ऐसे। और ना ही ये वीडियो किसी पॉलिटिकल मोटो से मैं बना रहा हूँ। मैं ना ही कांग्रेस का दलाल हूँ, ना ही बीजेपी का भक्त हूँ। मैं एक नॉर्मल, एक न्यूट्रल इंडियन सिटीज़न हूँ और एक फार्मासिस्ट हूँ, और जितना मुझे पता है मैं नॉलेज ट्रांसफ़र करने की कोशिश करूँगा। ये मैं अपने एंड से कर्तव्य समझता हूँ। वीडियो को एंड तक देखने की कोशिश कीजिए। वीडियो थोड़ा बोरिंग हो सकता है, शायद आपको समझ में ना आ जाए, बट इट्स अ नीड ऑफ अ टाइम। आपके ऊपर ये कंडीशन भगवान ना करे आ जाए, बट आ सकती है और उसके लिए हमें प्रिपेयर्ड रहना बहुत ज़रूरी है। शुरुआत से शुरू करते। आज अपने देश में टोटल 3 वैक्सीन अवेलेबल है। 3 में से 2 वैक्सीन प्रैक्टिकली अवेलेबल है। वो 2 वैक्सीन है, एक तो सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड और दूसरी है भारत बायोटेक की कोवैक्सीन। और तीसरी वैक्सीन जो रिसेंटली अप्रूव हो रखी है वो है रशियन वैक्सीन स्पुतनिक वी। एक एक करके हम सभी वैक्सीन के बारे में डिटेल में जानने की कोशिश करते। सबसे पहली वैक्सीन कौन सी है जो कि सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, वो है एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफर्ड ने डिज़ाइन की हुई, जिसका मैन्युफैक्चरिंग पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट में हो रहा है, वो है कोविशील्ड। ये वैक्सीन जिस प्लेटफॉर्म पे बन रही है वो प्लेटफॉर्म होता है एडिनो वायरस वेक्टर। ये एक ऐसा वायरस होता है जो चिम्स में पाया जाता है। चिम्स यानी कि एक किस्म के बंदर होते हैं, चिंपैंजी, उनके अंदर ये वायरस कॉमन कोल्ड एंड फ्लू क्रिएट करता है। बट ये वायरस अपने इंसानों के लिए बिल्कुल सेफ होता है। ये हमारे अंदर ना ही रेप्लिकेट होता है, ना ही पैथोजेनिक होता है। ये हमें बीमार बिल्कुल नहीं करता। इसलिए ये सबसे सेफ व्हीकल के तौर पे इस वैक्सीन प्रोडक्शन में काम में आता है। और ये पुरानी जांची परखी टेक्निक है, एकदम विश्वसनीय। इस एडिनोवायरस वेक्टर के अंदर होता है एक डीएनए। उस डीएनए पे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से कुछ मॉडिफिकेशंस किए जाते हैं। ये एक किस्म की बायोटेक्नोलॉजी की प्रोसेस होती है। एक तरफ है एडिनोवायरस वेक्टर जिसके अंदर होता है डीएनए, दूसरी तरफ कोरोना वायरस होता है जिसके अंदर होता है आरएनए। उस आरएनए के अंदर कुछ जेनेटिक कोड्स ऐसे होते हैं ना, जो उस कोरोना वायरस को स्पाइक प्रोटीन्स प्रोड्यूस करने में काम में आते हैं। उस पर्टिकुलर जेनेटिक कोड को ही निकाला जाता है उस वायरस के अंदर से। और जैसे कि मैंने बताया, बायोटेक्नोलॉजिकली लेबोरेटरी में कंट्रोल्ड क्लाइमेट के अंडर इस एडिनोवायरस वेक्टर के डीएनए के साथ फ्यूज़ किया जाता है। तो उसका रिजल्ट क्या होता है, ये एडिनोवायरस जो वायरस होता है वो क्लोन बन जाता है कोरोना वायरस का। यानी कि उस पर्टिकुलर आइसोलेटेड जेनेटिक कोड जो कि कोरोना वायरस से निकाला है ना, उसके वजह से ये अपने ऊपर भी कोरोना वायरस की तरह स्पाइक प्रोटीन्स क्रिएट करता है। तो जब भी ये एडिनो वायरस एज अ वैक्सीन हमें दिया जाता है, तब अपनी बॉडी इसको एज अ एज अ फॉल्स इन्फेक्शन कंसिडर करती है। अपनी बॉडी को ऐसे फॉल्स फीलिंग होती है कि कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हुआ है,
जस्ट बिकॉज ऑफ दैट स्पाइक प्रोटीन ऑन एडिनोवायरस वेक्टर। और अकॉर्डिंगली उस स्पाइक प्रोटीन के अगेंस्ट अपने बॉडी में एंटीबॉडीज क्रिएट होना शुरू होते। अपनी बॉडी में एक तरीके से ये शील्ड क्रिएट होता है एंटीबॉडीज का, जो कि हमें फ्यूचरिस्टिक कोरोना वायरस के इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करता है। बहुत ही रोबस्ट टेक्नोलॉजी है, बहुत ही अच्छी है। इसके अलावा सेकंड जो वैक्सीन है, सेकंड लीडिंग वैक्सीन, वो है भारत बायोटेक की कोवैक्सीन। इस वैक्सीन का प्लेटफॉर्म एकदम ही डिफरेंट है, एकदम डिफरेंट। ये वैक्सीन सबसे पुरानी टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, जो कि है इनएक्टिवेट वायरस टेक्नोलॉजी, यानी कि एक्चुअल कोरोना वायरस फुल फॉर्म में इनएक्टिवेट किया जाता है। वायरस कभी लाइव या डेड नहीं होता, वो इधर एक्टिव होता है या इनएक्टिव होता है। फॉर एग्जाम्पल ये पेन ड्राइव है, ओके, इस पेन ड्राइव के अंदर इंफॉर्मेशन तो है, ओके, बट ये डेड इंफॉर्मेशन है, ये अभी प्रोसेस नहीं हो रही है। इसको प्रोसेस करने के लिए एक सीपीयू की ज़रूरत होती है। जैसे ये पेन ड्राइव हम सीपीयू में इंसर्ट करते हैं तो इसके अंदर के फाइल्स हम कॉपी कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, जो चाहे कर सकते हैं, ओके। बिल्कुल उसी तरह कोरोना वायरस जब फ्लोर पे गिरता है, टेबल पे गिरता है, तब वो इनएक्टिव रहता है। जब वो अपनी बॉडी में घुसता है तो अपने सेल के साथ अटैच होकर अपने आप को मल्टीप्लाई करता है। कोवैक्सीन प्लेटफॉर्म में क्या होता है, कोरोना वायरस को इनएक्टिवेट किया जाता है आइदर किसी केमिकल से, जैसे कि फॉर्मेलिन, अल्कोहल, ओके, या फिर अल्ट्रावायलेट रेज यूज़ करके उसके अंदर के जेनेटिक कोड को इतना वीक कर दिया जाता है कि वो रेप्लिकेट करने लायक नहीं रहता, इसलिए वो इनएक्टिव फॉर्म में चला जाता है। भले ही वो अपने बॉडी में चला गया तो भी वो मल्टीप्लाई नहीं होता, बस वो अपना काम करता है। उसका काम क्या होता है, ये एक्चुअल कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हमें हो रहा है बट वो इनएक्टिव है, राइट। स्पाइक प्रोटीन्स अपने बॉडी में चले गए हैं तो उस स्पाइक प्रोटीन्स के अगेंस्ट एंटीबॉडीज क्रिएट करता है, बस हमें बीमार नहीं करता। सबसे सिंपलेस्ट वैक्सीन है ये कोवैक्सीन, खत्म, इसकी कहानी खत्म। तीसरी जो वैक्सीन है जो कि अभी रिसेंटली अप्रूव हुई है वो है रशियन वैक्सीन स्पुतनिक वी। ये बिल्कुल कोविशील्ड की तरह है, इसमें भी एडिनो वायरस वेक्टर यूज़ किया है, बट इसके अंदर एक नहीं, दो एडिनो वायरस यूज़ किए, बस इतना सा डिफरेंस है। अब आते हैं इसकी एफिकेसी को लेके तीनों वैक्सीन की। कोविशील्ड की वैक्सीन सबसे पहले तो बोला जा रहा था कि 70% है। इसका 2 डोज का कोर्स होता है, पहला डोज कंप्लीट करने के 28 दिन बाद दूसरा डोज लेना पड़ता है, तो 70% इम्यूनिटी अपने अंदर क्रिएट होती है। बट इस पर और रिसर्च करने के बाद पता चला कि पहला डोज खत्म करने के इंस्टेड 28 दिनों बाद थोड़ा और डिले करके 40 या 50 दिनों तक डोज लिया जाए तो ये एफिकेसी 70% से इम्प्रूव होके 90% तक हम अचीव कर सकते हैं, ओके। एफिकेसी बढ़ती है, टाइम फ्रेम बढ़ता है, एफिकेसी बढ़ती है, सिंपल। इसलिए मैं आपको कहूँगा कि आप कोविशील्ड की वैक्सीन ले रहे हो तो 40 दिनों बाद उसका सेकंड डोज लीजिए, आप ज़्यादा प्रोटेक्टेड रहोगे, सिंपल। कोवैक्सीन की एफिकेसी 81% है, 28 दिनों बाद दूसरा डोज है, बस ज़्यादा दिमाग नहीं है इसमें। और कोवैक्सीन की एक और ख़ास बात है कि ये फुल फॉर्म में कोरोना वायरस होता है कोवैक्सीन, तो इसके साथ सारे किस्म के स्पाइक प्रोटीन्स अपने बॉडी में चले जाते हैं, सारे किस्म के। तो ये टोटल 500+ जो कोरोना वायरस के म्यूटेंट वेरिएंट्स है उनके खिलाफ एक रोबस्ट इम्यूनिटी हमें प्रोवाइड कर रहा है। इसकी एफिकेसी थोड़ी सुपीरियर है, अच्छे क्वालिटी की है। तीसरी वैक्सीन है स्पुतनिक वी, उसकी एफिकेसी बोला जा रहा है 91% है, जस्ट बिकॉज 2 अलग अलग किस्म के एडिनोवायरसेस में यूज़ कर रहे। देखते हैं उसके बारे में भी आने वाले टाइम में पता चलेगा, बट मैं पर्सनली इस वैक्सीन से टोटली सेटिस्फाइड हूँ। इसका डेटा पीयर रिव्यू, पूरी तीनों वैक्सीन का डेटा अच्छे से पीयर रिव्यू किया जा चुका है। लैंसेट में तीनों के रिसर्च पेपर पब्लिश किए जा चुके हैं, दुनिया ने मानी है इसकी टेक्नोलॉजी, इसका नॉलेज, इसके एफिकेसी, इसका सब कुछ। तीनों में से जो भी वैक्सीन आपको मिल रही है, आंख बंद करके ले लो, सोचो मत, बस ले लो। इस वक्त अपना मोटो सिर्फ एक ही होना है कि हमें जिंदा रहना है और एक अच्छी हेल्दी लाइफ जीनी है। ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, अब टाइम भी वैसे रहा नहीं है, किसी चीज़ की कोई गारंटी नहीं रही है। 22 साल, 23 साल, 25 साल के लोग मर रहे हैं, डरा नहीं रहा, ये फैक्ट है जो कि मुझे फील हो रहा है और सभी बोल भी रहे हैं और एक्सपीरियंस भी कर रहे हैं कहीं ना कहीं।
आप जलती हुई चिताएं देख रहे हैं। रिस्क मत लीजिए वैक्सीन ना लेने का, किसी भी किस्म के होम रेमेडी पे डिपेंड मत रहिए। ओवा सूंघो, कपूर सूंघो, स्टीम लो, काढ़ा पी लो, आयुष काढ़ा, कोरोनिल खाओ, बंद करो अब ये सब। अपना सिर्फ एक ही मोटो है अभी, हर्ड इम्यूनिटी हम सब में आनी चाहिए, सबके अंदर एंटीबॉडीज क्रिएट हो जानी चाहिए, तब एक वायरस को बॉडीज नहीं मिलेगी रेप्लिकेट होने के लिए। ओके, वो उसका ट्रांसमिशन रेट स्लो डाउन हो जाएगा, पैंडेमिक अपने आप नीचे चला जाएगा। बट इसके लिए कंडीशन क्या है? एटलीस्ट 75% पॉपुलेशन ने वैक्सीन लेनी चाहिए। ओके, ये तो रही एक टेक्निकल चीज। इसके अलावा हमें अपने सीरियस प्रोटोकॉल्स फॉलो करते रहने हैं। वैक्सीन का सेकेंड डोज खत्म होने के बाद 3 हफ्तों बाद एक्चुअल इम्यूनिटी क्रिएट हो रही है। एक स्ट्रॉन्ग रोबस्ट इम्यूनिटी क्रिएट होने के लिए टोटल 2 महीने का टाइम लग रहा है। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। इसलिए वैक्सीन का डोज लेने के बाद रिलैक्स मत हो जाइए। गोवा अगले साल भी जा सकते हैं, न्यू ईयर बाद में भी सेलिब्रेट कर सकते हैं, कोई भी फेस्टिवल रहने दो। थोड़े और 4-8 महीने दिक्कत में निकालो। दिक्कत नहीं बोल सकते इसको, इनकन्वीनियंस बोल सकते हैं। ओके, थोड़े एडजस्ट करना पड़ेगा हमें। मास्क पहनो। प्रूवन है ये चीज़ कि मास्क अगर आप पहनोगे तो आपके अंदर पैसिव इम्यूनिटी क्रिएट होती है। ICMR ने बोला है ये बात, WHO ने बोला है, CDC ने बोला है, US FDA ने बोला है, सबने ये बात मानी है कि मास्क पहनने से आपके अंदर माइक्रो लेवल पे वेरिएशन होते रहता है। वेरियोलेशन यानी कि आपको थोड़ा थोड़ा इन्फेक्शन होते रहता है और अकॉर्डिंगली आपके अंदर इम्यूनिटी क्रिएट होने में कहीं ना कहीं मदद मिलती है। हालांकि ये कोई साइंटिफिक मेथड नहीं है इम्यूनिटी जनरेट करने की, बट डायरेक्ट वायरल लोड लेने से बेटर है कम वायरल लोड अंदर लो। ये सिंपल लॉजिक है इसके पीछे। मास्क घर से बाहर पहनते वक्त बिना भूले हमें पहनना है। इसके अलावा जब भी कोई भी चीज़ हमें हो रही है ना, सर्दी खांसी जुकाम, माहौल वैसे रहा नहीं है, इग्नोर मत करो। बचपन से लेकर आज तक मैंने एक भी टैबलेट नहीं खाई है, ये नहीं चलेगा बॉस, ये नहीं चलेगा। छुपाओ मत, किसी भी बीमारी को छुपाओ मत। 1-2 दिन बस, तीसरे दिन अगर वो बीमारी आपके अंदर रहती है, आपको डॉक्टर से कांटेक्ट करना है एट एनी कॉस्ट, और वो भी उसके जाके मिल के नहीं, टेलीमेडिसिन पे उसको फ़ोन करके उसके साथ डिस्कस करो। खुद से कोई भी मेडिसिन मत परचेस करो, खुद से एक्सपेरिमेंट करना बंद कर दो। सिर्फ और सिर्फ पल्स ऑक्सीमीटर पे डिपेंड रहो। अगर रहना है तो घर में एक पल्स ऑक्सीमीटर परचेस करके रखो, अच्छे कंपनी का, चाइनीज नहीं। कई सारे मेक इन इंडिया पल्स ऑक्सीमीटर्स अवेलेबल है मार्केट में आज। मैंने उस पर भी वीडियोस बना रखी है अपने यूट्यूब चैनल पे। बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, बहुत सस्ते भी है। कोई भी एक अच्छा सा जो आपको पसंद है खरीद लो और डेली 3 से 4 बार पल्स ऑक्सीमेट्री मॉनिटर करते रहो। एक नॉर्मल ऑक्सीजन लेवल होती है अपनी बॉडी की 100 से लेके 98-97 तक। 95 आ जाए ना तो अलार्म बजना शुरू होता है। आपको सेंसिटिवली इस बात पे ध्यान देना है। 95 से नीचे आपका ऑक्सीजन आ गया, पेरिफेरल ऑक्सीजन, तो आपको आपके डॉक्टर के साथ कांटेक्ट करना पड़ेगा और आगे के नेसेसरी प्रोटोकॉल्स डिसाइड करने पड़ेंगे, भले ही आप में सिम्टम्स हो या ना हो। ऑक्सीजन नीचे आया, ये एक सीरियस कंसर्न है और इसको इग्नोर नहीं करना है। इस बात को हमें याद रखना है। ओके, और मास्क पहनने के पीछे एक और वजह यह है कि आप अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे होते। मास्क हमें किस लिए यूज़ करना है? तो सामने वाले को प्रोटेक्ट करने के लिए। मास्क की वजह से अपने मुंह से जो ड्रॉपलेट्स निकलते वो ट्रैप हो जाते, सामने वाले तक पहुंचते नहीं है। यह उसका मेन मोटो होता है। यानी कि आप मास्क पहन रहे हो, यानी कि सामने वाले की आप कदर कर रहे हो, उसकी फिक्र कर रहे हो। इस चीज़ को देशभक्ति के साथ आप जोड़ के देखो। आप कहीं ना कहीं सोसाइटी के काम में आ रहे हो एक सिंपल सा मास्क पहन के। कोई भी रीज़न मत दो इसके पीछे। यहाँ पे अपनी पॉजिटिव वाली सेक्शन ख़त्म हो रही है। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब चैनल पे देख रहे हो तो प्लीज़ अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। वीडियो ख़त्म।